नमस्कार साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। आज जिस व्यक्ति का परिचय साक्षात्कार की तृतीय श्रृंखला में हम आपसे कराने जा रहे हैं, वो प्रदेश में किसी भी परिचय के मुताबिक नहीं। आप एक श्रेष्ठ शिक्षाविद होने के साथ साथ चिकित्सा प्रणाली से बहुत लंबे समय तक आप और आपके पिता जुड़े रहे। आपने बम्बई में रहकर कई फिल्मों को फाइनेंसिंग का काम किया और वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन की अहम भूमिका को निभाने के लिए समाजवादी राजनीतिक दल के साथ उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष की पद की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उस श्रृंखला को हम एक प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, कि आप अपने आप को सदैव समाजवादी ध्वजवाहक बताते रहे और ये आप मानते रहे कि आपका बहुत पुराना नाता समाजवादी और समाजवादी विचारधारा से है। आपका इसके पीछे सोच क्या है? जब समाजवादी पार्टी का प्रारंभ हुआ था, माननीय हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और हमारे पिताजी, ये सारे लोग फाउंडर हैं इसके समाजवादी के। जब मैं समाजवादी के घर में मैंने जन्म लिया है तो वैसे ही मन विचार और कर्म वैसे बन गए और रात दिन समाजवादी को आगे बढ़ाने में और प्रथम स्थान दिलाने में ही हम लोग जुट गए। समाजवादी ने हमेशा समाज के लिए अच्छा काम किया है, यही विचारधारा उसकी रही है कि सबको न्याय मिले। दूसरा डॉक्टर साहब, ये देखने में आ रहा है कि किसान आंदोलन को लगभग 4.5 माह हो गए हैं और इस 4.5 माह में लमसम 300 से 350 किसान की वहाँ पर शहादत भी हुई है और ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन हो गया है। आपकी और आपके राजनीतिक दल की इस किसान आंदोलन के बारे में क्या राय है? पहले देश का प्रत्येक नागरिक सोचता था कि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा दल है, सबका मन और विचार उसकी तरफ था। लेकिन धीरे धीरे उस दल ने ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करना, न्याय न मिलना, और जैसे ये किसान आंदोलन चल रहा है, हमें किसानों की बातों को मान लेना चाहिए। क्या जा रहा है मेरा अगर मैं उनकी बातों को मान लूँ? हमको न्याय करना चाहिए। अगर मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूँ तो मुझे देश के लिए न्याय करना चाहिए, ना कि 4.5 महीने से जो किसान पिस रहा है। 400 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। वो तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय हमारे संजय गर्ग साहब ने उन पर चिंता करके कुछ किसानों को कुछ धन मुहैया कराया, उनकी परेशानियों को दूर किया है। ये हमारी समाजवादी पार्टी ने किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी की पूरी जिम्मेदारी नहीं है? कैसे मरते हुए किसान, तड़पते हुए किसान जो न्याय मांग रहे हैं उनके साथ न्याय करना चाहिए? कितना ही कठोर काम कर रहे हैं और कितने निर्दयी बन गए हैं। ये बड़ा शर्म की बात है, बड़ी दयनीय बात है। इस पर विचार होना चाहिए, देश को विचार करना चाहिए। तो क्या आप जब कभी भी आपके पास सत्ता या शक्ति आएगी तो किसानों की मांगों के बारे में आप चिंतन करेंगे क्या? हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, खेतों खलिहानों की पार्टी है, छोटे वर्ग की पार्टी है। हम लोग समाजवादी लोग रोडों पे चलने वाले हैं और जो हमारे नेता हैं उनको धरती पुत्र कहा गया है। धरती पुत्र भारत में किसी को नहीं कहा गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा गया। जब माननीय मुलायम सिंह यादव के बेटे माननीय अखिलेश यादव सिंहासन पर बैठते हैं तो हमेशा न्याय करते हैं किसानों के साथ। आज तक उठा के बता दो कभी उनके साथ अन्याय हुआ हो तो। हमारी पार्टी सर्वोपरि रही किसानों के लिए, इसी लोग हमारा किसान हमसे प्रेम करता है। अभी देखने में आ रहा है कि कई माह से आप प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बड़ी तीव्र गति से भ्रमण कर रहे हैं और व्यापारियों को एक मंच पर लाने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो व्यापारियों में ऐसा क्या है कि आप उन्हें एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि व्यापारी हमारा एक मुश्त हमारा वोट है, स्पेशली वैश्य समाज, व्यापारी समाज। और आज तक व्यापारी समाज को कहीं स्थान नहीं मिला और वो किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहता है। वो अपने आराम से अपना काम करता है। लेकिन जब से ये टैक्स का प्रॉब्लम आ गया, जीएसटी का प्रॉब्लम आ गया, जीएसटी में 900 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। हमारी समाजवादी पार्टी चाहती है कि पुरानी प्रणाली को अपनाना चाहिए, लेकिन वो तैयार नहीं है। जीएसटी के मुखिया को ही नहीं पता है कि इसको कैसे चलाया जाए और कितनी प्रेशर में हमारा व्यापारी काम कर रहा है। व्यापारी बोलता नहीं है लेकिन परिवर्तन चाहता है। इसलिए उसके मन की बात को जानने के लिए हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है
जो हर जगह जा जा के व्यापारियों के समीप जाके उनकी परेशानियों को पूछते हैं, उनका मन टटोलते हैं, भले वो खुल के हमसे ना मिले, भय में रह रहा व्यापारी, क्योंकि आज भी अगर कोई जाके माननी योगी साहब के लिए उल्टा सीधा बोल दे तो कल ही उसके घर गिराए जाएंगे, कल ही उसका छापा पड़ेगा, उसको परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। व्यापारी डर से सामने नहीं आना चाहता, लेकिन आज मैंने उसकी नब्ज टटोल के देखा तो व्यापारी समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी व्यापार सभा के साथ है, ये हमने जाना है। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा है जो व्यापारी भयमुक्त आंदोलन, और वो जाके पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा है। इन दौरों से व्यापारी ने हमसे संपर्क किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, जो आने वाले 2022 के चुनाव में इसका सामना सबको करना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि व्यापारी वर्ग जीएसटी और अन्य मुद्दों को लेकर बड़ा नाराज है, लेकिन जीएसटी के आने के बाद जितने भी चुनाव और सर्वेक्षण हुए हैं उन सब में ये बात उभर के आई है कि आज भी व्यापारी वर्ग वर्तमान सत्तारूढ़ दल का उनकी पहली पसंद है। ऐसे में पहली पसंद को आप दूसरी पसंद किस प्रकार से करेंगे, उस रणनीति का थोड़ा खुलासा भी इस चैनल के जरिए आप करें। पहली पसंद था, अब पहली पसंद नहीं है। जब पहली पसंद था तो दाल 70 रुपया थी, आज दाल 140 रुपया हो गई है। तब तेल 70 रुपया था, आज तेल 140 रुपया हो गया। गैस 540 रुपया थी, आज गैस 1000 रुपया के पास पहुंच गई है। तेल हमारा 60 रुपया था जब कांग्रेस थी तो तेल पे लगाम थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई तेल 100 रुपया हो गया है। आप कह रहे हैं उनकी चॉइस है, मैं कह रहा हूँ वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं। अब की बार कहाँ पे चॉइस लगेगी ये समय बताएगा, और समय ने करवट ले ली है, रिजल्ट आने वाला है। इसलिए हम लोग ने कमर कस ली है कि 1 साल अपने जूतों के फीते नहीं खोलूंगा, रात दिन 24 घंटे इसी संघर्ष में ये आंदोलन चालू रहेगा। और निश्चित मानना कि हमारी समाजवादी पार्टी का झंडा पूरे उत्तर प्रदेश में लहराएगा। इसका सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से मैं ये जानना चाहूँगा कि व्यापारियों की और किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या है, जिनके आधार पर आप ये घोषणा कर रहे हैं कि व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा नाराज है। उनकी प्रमुख समस्याएं जरा आप हमें बताइए। व्यापारियों की प्रमुख समस्याएं, एक तो व्यापारी और किसान इतना डरा हुआ है, अभी ये शासन नहीं चल रहा है, जैसे हिटलर शाही होती है उस तरीके का ये काम शुरू हो गया है। व्यापारी बोल ही नहीं सकता, आप जाके उसकी नब्ज टटोलें वो चुप रहता है। और किसान का देख रहे हैं, बॉर्डर पे पड़ा है, मर रहे हैं किसान, किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। मैं तो चाहता हूं निवेदन के साथ माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब से कि न्याय करें और जो स्थिति बिगड़ रही है उसको संभालें। क्या ज़रूरत है प्रधानमंत्री को बंगाल में जाके बार बार, बंगाल में कोई प्रधानमंत्री अपना काम छोड़ के बंगाल में चक्कर लगाता है? कोई गृह मंत्री अपना देश छोड़ के बंगाल में चक्कर लगाता है? क्या ज़रूरत आ पड़ी है? अभी कब्जा करना है। इनकी नीति बन गई है कि मैं हर जगह पे जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको कैसे भी ख़त्म करके अपनी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराऊं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। इसका सामना इनको करना पड़ेगा। जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ एक राज्य मुझे ऐसा मिला बिहार, जहां पर विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई, परिणाम कुछ भी हुए ये अलग बात है, लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हो रहे राज्यों में वहां पर विकास पे चर्चा ना होकर ये प्रसारित किया जा रहा है कि फला के हार जाने से भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, फला के जीत जाने से पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। आखिरकार लोगों की आवश्यकताएं क्या भारत पाकिस्तान है या भारत अफगानिस्तान है, या लोगों की समस्याएं कुछ और हैं? और तो अगर और हैं तो लोग और समस्याओं पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें आपके 2 सवाल हैं। जैसे आपने पहला सवाल किया कि कुछ बिहार में तरक्की हुई दिखाई दी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय अखिलेश यादव ने जो प्रोग्राम सेट कर दिए थे, जो ठेके थे रोडों के या जो मेट्रो के प्रोग्राम थे, वही ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये जो तरक्की देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरक्की है। ये भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को नहीं पूरा कर पा रही 5 साल में, जो माननीय अखिलेश यादव बो के चले गए हैं, उसी को ये फसल को काट रहे हैं और अपनी तरक्की बता रहे हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश, ये इनकी राजनीति है कि युवाओं को भ्रमित करने की, युवाओं के दिमाग में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कि हमारा ये है, हमारा वो है। आपने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन युवाओं को भ्रमित करने की आवश्यकता आपको नहीं है।
ना यहाँ ना भारत का युवा चाहता है, ना पाकिस्तान का युवा लड़ना चाहता है, कोई लड़ना नहीं चाहता। लेकिन हमारे प्रमुख नेता जो शीर्ष कुर्सियों पे बैठे हैं, वो नेता ऐसे ऐसे प्रवचन बोलते हैं जिससे वो अपनी तरक्की को भूल के भ्रमित होकर लड़ाई का काम करने लगते हैं। लेकिन अब इतना पढ़ा लिखा समाज है कि अब कोई लड़ने वाला नहीं है, हर आदमी अपनी पेट के लिए काम कर रहा है। इतना कठिन समय आ गया है, हम जैसे छोटे मझोले लोग जो डेली का कमाते खाते हैं, उनका खाना बनना एक टाइम का मुश्किल हो गया। इतनी महंगाई का सामना कर रहे हैं, हमें लड़ने की कहाँ से आवश्यकता पड़ गई है। आप शिक्षाविद हैं और पिछले 1 साल से अधिक हो गया है कि लोग बड़े भयभीत कोरोना को लेकर हैं और अब पुनः दूसरा कोरोना का संस्करण लोगों के सामने आ गया है। संस्करण जैसे ही आता है, शिक्षण व्यवस्था सर्वप्रथम बंद कर दी जाती है। आप 3 बड़ी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकरण को आप देख रहे हैं। इस बात को मुझे जरूर बताएं कि शिक्षण व्यवस्थाएं बंद करने से कितना प्रभावित आमजन और शिक्षक होता है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आपने व्यक्तिगत कर दिया। मैं अपनी अगर पीड़ा बताऊं, हमारे छोटे छोटे 3 स्कूल हैं। मेरे विद्यालय में एक के परिवार में शादी थी, उसके पास पैसा नहीं था, मुझे अपनी नई बसें बेचनी पड़ गई, नई बसें बैंक को देनी पड़ गई। तब वो बसें बेच के मैंने उनको पैसे दिए, अपनी कितनी एफडी तोड़ के मैंने तनख्वाह बांटी। लेकिन आज तक जस के तस स्कूल बंद हैं, आज तक कोई एडमिशन नहीं। 1.5 साल होने वाला है, कोई पैसे की कहीं से स्रोत नहीं है। कोई मुआवजा सरकारों के द्वारा, कोई सुनवाई नहीं। आप मुआवजा की बात कर रहे हैं, 1 रुपये की सुनवाई नहीं है। सरकारी टीचर को भले ही पैसा मिल रहा हो, लेकिन जो प्राइवेट टीचर हैं वो छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ा के काम चला रहे हैं। जो हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने सब्जी के ठेले लगा के अपना जीवन व्यतीत किया है। आप समझ सकते हो कि जो स्कूल चलाते हैं, इतने बड़े बड़े स्टाफ, जिस स्कूल में अगर हम जोड़े तो कम से कम 60-70 लोगों का स्टाफ है हमारा, सब मिला के, उनकी तनख्वाहें 3-4 महीने तक तो दी हमने। उसके बाद हमें लगा ये नहीं खुलेगा, तो आज तक ताले पड़े हैं। सब बेच के, बसें बेच के, एफडी तोड़ के उनका काम चलाया। जब नहीं चल सका तो उनसे हाथ जोड़ लिया हमने कि भैया जैसे अपना गुजारा कर सकते करो, जो मेरे पास था मैंने आपको दिया। नहीं, ये सबसे पहले दर्शक मेरी ये जान लें कि भारत में जितने भी रोजगारों की संख्या है, उनमें 3 से 3.5% ही मात्र सरकारी सेवक हैं और 96 से 96% तक प्राइवेट जॉब में है। प्राइवेट जॉबों को वास्तव में कोई ऐसी भूमिका, डॉक्टर साहब के हिसाब से कोई ऐसा मुआवजा नहीं मिला है। अगला मेरा एक प्रश्न बड़ा है कि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप पे ये चल रहा है कि जहां जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, विशेष तौर पर कोरोना उन राज्यों में जाने से डरता बहुत है। आप चूंकि डॉक्टर साहब भी हैं और इस चीज़ को बड़ी गंभीरता समझ रहे होंगे, क्या वास्तविकता में चुनावी राज्यों में कोरोना जाने से डरता है जो अन्य राज्यों पर प्रहार करता है? आज बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, बम्बई में इतना बड़ा कोरोना का आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, बंगाल में क्यों नहीं चल रहा है? ये सरकार को कोई परवाह नहीं है। कोरोना हो तो हो जाए, हमें सिंहासन चाहिए, इसका मूल उद्देश्य है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, यहाँ भी उसी तरीके की रणनीति बनाई जाएगी कि कोरोना फ्री कर दिया जाएगा, चुनाव हो जाएंगे। अगर कोरोना ही था तो बंगाल में लाखों आदमी इकट्ठे हैं, क्यों नहीं रोका माननीय प्रधानमंत्री जी? आप तो हमारे पूरे विश्व आपको चाहता है। मैं तो निवेदन ये करता हूँ कि अभी भी समय है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको पूरा देश चाहता, पूरे विश्व चाहता है। परिवर्तन लाइए और देखिए अपनी आंखें खोल के, लोगों के बहकावे में मत आइए, न्याय करिए। और ये किसान मर रहे हैं, इनको न्याय दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि इन सबको न्याय दीजिए, ये कोरोना काल से मुक्ति दीजिए। और देश हमारा कितना पीछे चला गया है, इस महंगाई पे लगाम लगाइए। हम लोग कितने परेशान हैं, इस बात को जानिए। पूरा देश परेशान है, रो रहा है। आप अपनी कुर्सी बैठ के नहीं सुन रहे? क्या उनके आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? आपको देखना चाहिए। यही निवेदन करते हैं हम आपसे, सारे समाजवादी आपसे निवेदन करते हैं कि न्याय करें, देश से न्याय करें। अगर नहीं करेंगे तो इसका परिणाम खराब आएगा, जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। भारत में आज भी मीडिया के 2 भाग हैं, एक है प्रिंट मीडिया और एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया बहुत हद तक अपनी भूमिका को तटस्थ बनाए हुए, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ ही वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार की खबरों को मुख्यतः प्रकाशित करके विपक्ष की महत्वपूर्ण खबरों को भी स्थान नहीं दे रहा है, जिसके कारण लोकतंत्र का चौथा स्तंभ
हिलता हुआ डुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चौथे स्तंभ के बारे में आपके राजनीतिक दल और आपकी किस प्रकार की सोच है, ये हमें जरूर जानना चाहूँगा। जैसे हमारे पुलिस प्रशासन कार्य करता है, ऐसी हमारी ये मीडिया काम करती है। मीडिया खोज खोज के बताती है कमियां क्या हैं, और अगर हमारा यही स्तंभ न्याय करने से वंचित हो जाए, न्याय ना कर पाए, तो कहाँ से देश को संदेश जाएगा सच्चाई का, ईमानदारी का। मैं तो चाहता हूँ मीडिया से कि जो हो गया वो हो गया, अब तो सच दिखाओ, सबके सामने आना चाहिए। हर आदमी तैयार है, आपकी तारीफ होगी अगर आप न्यायप्रिय दिखाएंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े चैनल के लोग अब तो सच दिखाएं कि किसान मर रहा है। नहीं दिखा सकते? जब 400 किसान मर गया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि 400 किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए? कहाँ चले गए हैं? हृदय विहीन बनने की आवश्यकता नहीं आपको है। उन माँओं से पूछो, उन विधवाओं से पूछो जो न्याय मांग रही हैं। कितने दुख की, कितने शर्म की, कितने लज्जा की बात है, कितने कष्ट की बात है। वहाँ माँ की चीख सुनो। कभी आप गए नहीं बॉर्डर पे? मैं होके आया हूँ वहाँ पर, मैंने खुद देखा है कैसे बिलख रहे हैं लोग। आपको परिवर्तन लाना होगा, और नहीं हुआ परिवर्तन तो आप खुद उस कुर्सी से हट जाएंगे। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। भारत की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ, अभी आप जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक नवयुवकों का देश भारत है, और नवयुवक अगर भ्रमित हो जाता है या एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, लगभग सरकारें उसी तरफ गिर जाया करती हैं या बन जाया करती हैं। हमारा नवयुवक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी की खबरों को सत्य मानकर अपने वैचारिक संग्रह को एकत्रित कर रहा है। ऐसे में अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि नवयुवकों को आप किस प्रकार से सही खबरें पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और नवयुवकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक बात ऐसी व्यक्तिगत आप कर रहे हैं, तो मैं एक बात ये करना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में शासन में हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, लेकिन जो हमारे माननीय अखिलेश यादव कहीं भी जाते, अभी एक मथुरा में सभा थी, तो आप विश्वास करो रोडों पे चलने की जगह नहीं थी, कोई निमंत्रण नहीं था युवाओं के लिए। सिर्फ ये पता चल गया था कि माननीय अखिलेश यादव आ गए, हमारा प्रिंस आ रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रिंस आ रहा है। और लोगों की दीवानगी वहाँ देखने बनती है कि लोग कितने दीवाने हैं। कभी योगी साहब के इतने दीवाने में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता किसी भी युवाओं के हृदय में इतनी जगह नहीं बना पाया जो अखिलेश ने जगह बना रखी, माननीय अखिलेश जी ने जगह बना रखी। और ये इंडिकेशन है आने वाले विधानसभा के चुनाव का कि युवा साइकिल में मोहर लगाएगा। मैं उनकी आवाज़, उनका दर्द, किसानों की आवाज़, उनका युवाओं का दर्द मैं सुनता हूँ और जानता हूँ। उनके बीच में बोलने का मौका मिलता है, जाने का मौका मिलता है। मैंने युवाओं का रुख देखा है, और ये परिवर्तन निश्चित 2022 में दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। इसी निवेदन के साथ आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज पोरवाल जी। आप इनकी विचारधारा से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे विचारधारा आपके साथियों तक बड़ी तेजी से पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।